हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया था और उसी के साथ में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। और इस टॉपिक में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों और प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। अब हमें देखना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का टॉपिक। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में अगर हम देखें, जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है और ये आ गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये है मुख्य फोकस F और ये बिंदु हो गया वक्रता केंद्र C। तो अब यहाँ पे बिंदु हो गया अनंत। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो इसमें आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है उसे हम हमेशा बाईं ओर लेकर चलते हैं, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में दो ही बिंदु हैं, या तो अनंत है या फिर P है। दो ही बिंदु है लेफ्ट साइड में, या तो अनंत या तो P, बाकी सारे के सारे बिंदु राइट साइड में हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वस्तु को अनंत पे ले लिया। तो अगर आप लेफ्ट साइड से पहले बिंदु पे वस्तु को ले रहे हैं तो राइट साइड से पहले बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा, और राइट साइड से पहला बिंदु है P, लेकिन चूंकि P तो आ गया दर्पण पर और दर्पण पर प्रतिबिंब बन नहीं सकता, इसलिए पहला बिंदु आ गया हमारे पास में F, तो F पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर F पर, ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है लेकिन सीधा प्रतिबिंब है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। मतलब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा आभासी है और वस्तु की तुलना में छोटा है। प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और वस्तु की तुलना में छोटा है। अब आप मान लीजिए इस वस्तु को दर्पण की ओर प्रतिस्थापित करते हैं, तो अगर आप वस्तु को दर्पण की ओर प्रतिस्थापित करते हैं तो ये जो प्रतिबिंब है ये इधर की ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब आप वस्तु को लेके आ गए यहाँ पे अनंत और P के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो थोड़ा आगे आ गया और यहाँ पे आ गया P और F के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आगे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और वस्तु की तुलना में छोटा है, और इस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई हमारे पास में, P और F के मध्य हो गई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण केवल दो ही स्थितियों में संभव है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण केवल दो ही स्थितियों में संभव है। एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होगी तब, और दूसरा जब वस्तु अनंत और P के बीच में होगी। तो यहां से अगर हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ पे देखिए वस्तु हमने कहाँ पे ले रखी है, अनंत पर। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, F पर प्राप्त हुआ है। और इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है उसके बारे में अगर हम देखें और इसके आकार के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा, आभासी व वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ऐसे ही हमने जो वस्तु ले रखी है वो अनंत व P के मध्य ले ली, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो P व F के मध्य बन रहा है। अभी भी जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, आभासी है और वस्तु की तुलना में छोटा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण से दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण संभव है, और उन दोनों ही स्थितियों में
उत्तल दर्पण से दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण संभव है, उन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, लेकिन हर बार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो छोटा प्रतिबिंब, सीधा आभासी और वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टा प्रतिबिंब नहीं बन सकता, और उत्तल दर्पण से कभी भी वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। हर बार वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, कि भाई प्रतिबिंब बनता कैसे है वास्तव में। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखिए, देखिए पहली स्थिति, जब वस्तु F पर हो, उस स्थिति में प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये जैसे हम अनंत पर, सॉरी, जब वस्तु अनंत पर हो तो ये जैसे हमारे पास में है कोई उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव P, ये आ गया हमारे पास में मुख्य फोकस F, और ये आ गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। अब आगे अगर हम देखें, ये अनंत पर रखी हुई किसी वस्तु से प्रकाश आ रहा है इस प्रकार, और ये प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें परस्पर भी समांतर। और हमने पीछे कहा भी था कि अनंत से आने वाला प्रकाश और अनंत की ओर जाने वाला प्रकाश परस्पर समांतर होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। अनंत से आने वाला प्रकाश और अनंत की ओर जाने वाला प्रकाश परस्पर समांतर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें समांतर है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रकाश है अनंत पर आ रहा है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही। अब इसका अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है ये इस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके अपवर्तन के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है ये इस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब की स्थिति देखें अगर हम पहले, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है, F पर। प्रकृति और आकार अगर हम देखें, प्रकृति व आकार के बारे में अगर हम देखें तो ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बन रहा है, आभासी है, वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और ये छोटा भी कैसा है, बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और दूसरी और अंतिम स्थिति, जब हमने वस्तु को लिया अनंत व P के मध्य, जब वस्तु अनंत व P के मध्य हो तो यहां से ये जैसे हमारे पास में है कोई उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये बिंदु हो गया ध्रुव P, यहां हमने ले लिया मुख्य फोकस F, और ये हमारे पास में हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हमारे पास में यहाँ पे कोई वस्तु हमने ले रखी है। ये जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से इसका परावर्तन हो गया, और ये इस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा बिंदु हमने कहा था कि जब ये कोई प्रकाश की किरण जो है ये ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये समान कोण पर परावर्तित हो गई, तो इसे अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और इस बिंदु पर ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो गया। ये जो प्रतिबिंब है ये P व F के मध्य बना है, और यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है लेकिन सीधा और आभासी प्रतिबिंब है।
तो मतलब यहाँ से अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखें, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो P व F के मध्य में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ में इसकी प्रकृति व आकार के बारे में अगर हम देखें, प्रकृति व आकार के बारे में यदि हम देखें तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उत्तल दर्पण से दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण संभव है और उन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वह सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक बार जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में छोटा प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब तक आपने तीन प्रकार के दर्पण बोले थे। एक तो हमने बोला है उत्तल दर्पण, दूसरा हमने बोला अवतल दर्पण और एक हमने बोला था समतल दर्पण। अभी तक आपने दर्पणों को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण के आपने दो भाग किए थे, उत्तल और अवतल। तो यहां से अगर हम देखें, देखिए आप ये बोल सकते हो कि दर्पण तीन प्रकार के थे। एक तो हो गया समतल दर्पण, एक हो गया ये अवतल दर्पण और दूसरा हो गया ये उत्तल दर्पण। अब इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए समतल दर्पण से प्रत्येक स्थिति में, समतल दर्पण से प्रत्येक स्थिति में सीधा और आभासी ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण से प्रत्येक बार प्रतिबिंब सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमने देखा था जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं जब हमने देखी थी, मतलब समतल दर्पण से हर बार प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु के बराबर का होगा। ऐसे ही अवतल दर्पण में, अब अवतल दर्पण में आपने बोला कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है एक स्थिति में। 6 स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हो सकता है। 5 स्थितियों में तो सीधा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक स्थिति में सीधा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण से उल्टा व वास्तविक तथा सीधा व आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये तो प्रकृति हो गई। अब आकार देखें तो जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। तो अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो उत्तल दर्पण से केवल वस्तु सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण से केवल और केवल सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और हर बार वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब आपको किसी दर्पण का नाम ना बताया जाए और आपको किसी स्थिति के बारे में बोल दिया जाए। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि एक दर्पण है जिसके सामने वस्तु रखी हुई है और उस दर्पण से सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको ये कहा जाए कि एक दर्पण है जिसके सामने वस्तु रखी हुई है और उस दर्पण से वस्तु का सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पे वो दर्पण कौन सा हो सकता है? आपको प्रतिबिंब दिया गया सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। मतलब उस स्थिति में दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। क्योंकि अवतल दर्पण से एक ही स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेकिन वो तो वस्तु से बड़ा होता है, और उत्तल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेकिन वो वस्तु से छोटा होता है। तो आगे देखें। अब मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक दर्पण है और उस दर्पण से आपको उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो दर्पण कौन सा होगा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण से प्राप्त होता है और ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है तो भी अवतल दर्पण से ही प्राप्त होगा। दो ही स्थितियों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, उल्टा व वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दो स्थितियों में प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। एक तो जब वस्तु को आपने अनंत पे लिया था और जब आपने अनंत व सी के मध्य लिया था। इन दो स्थितियों में
वस्तु के लिए उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि एक दर्पण है जिसके सामने आपने किसी वस्तु को रख रखा है और उससे उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने कहा कि कोई दर्पण जिसके सामने आपने वस्तु को रख रखा है और उस दर्पण से वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। उस दर्पण से वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब इनके कुछ उपयोग के बारे में हम देखें। हम देखते हैं गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण के उपयोग देख लो। चलो, अवतल दर्पण के उपयोग अगर हम देखें, देखिए अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग बहुत सी जगहों पर होता है, जैसे डेंटिस्ट यानी दंत विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ जो है उसके द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो पहला तो है दंत विशेषज्ञ द्वारा, तो दंत रोग विशेषज्ञ जो है वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इस दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही ये जो दर्पण है, इस दर्पण का उपयोग घड़ी साज वाले भी करते हैं। घड़ी के जो छोटे पुर्जे होते हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाने में घड़ी साज वाले इस दर्पण का उपयोग घड़ी के छोटे पुर्जों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये जो दर्पण है इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइट में भी होता है। वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ये जो दर्पण है, इस दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। टॉर्च में जो आगे कांच लगा हुआ, जो दर्पण लगा हुआ होता है पीछे की ओर, उस इस बल्ब से पीछे की ओर जो दर्पण लगा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में, टीवी स्क्रीन में इसका उपयोग होता है। टीवी स्क्रीन में इसका उपयोग होता है। और साथ ही जो सौर कुकर होता है या फिर सोलर भट्टी, उनमें भी इस दर्पण का उपयोग होता है। सोलर भट्टी या फिर सौर कुकर में, सोलर भट्टी या फिर सौर कुकर में हमें बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करना होता है प्रकाश को एक निश्चित बिंदु तक प्रसारित करने के लिए। ये थे हमारे पास में अवतल दर्पण के उपयोग। हमने बोला अवतल दर्पण के उपयोग में हमने कहा कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों की हेडलाइट में होता है, दंत रोग विशेषज्ञ के द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में होता है, घड़ी साज के द्वारा घड़ी के छोटे प्रतिबिंब, छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में होता है, वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है, टॉर्च के लिए होता है इसका उपयोग, और सौर भट्टी में, सोलर भट्टी में इसका उपयोग होता है। ये तो थे हमारे पास में अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम देखते हैं आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग अगर हम देखें तो इसका एक ही उपयोग आपकी किताब में दे रखा है, और वो है कि इसका जो उपयोग है वह वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। तो पश्च दृश्य दर्पण का मतलब
पीछे की ओर देखने वाला जो दर्पण होता है, जो साइड में लगा हुआ होता है, उससे आप पीछे की ओर का देखते हैं, इसमें इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। तो इसका उपयोग इस कारण से क्यों होता है? देखिए इसके दो कारण। एक तो ये जो उत्तल दर्पण होता है ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है, बाहर की ओर वक्रित होता है। तो इसका मतलब बाहर की ओर वक्रित होने के कारण से जो प्रकाश है उसको, उस दृश्य प्रकाश का जो क्षेत्र है इस दर्पण के लिए वो ज्यादा हो जाता है। मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो दर्पण है ये बाहर की ओर प्रसारित होता है, उभरा हुआ होता है, इसके कारण से ये जो प्रकाश है इसका जो प्रकाश का जो क्षेत्र है वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दूरी तक, ज्यादा एरिया तक प्रकाश प्रसारित हो पाता है। दूसरा, इस दर्पण से हमेशा वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पीछे की ओर आने वाला जो वाहन है वो हमें सीधा और आभासी दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, एक बात तो ये। और दूसरा, ज्यादा दूरी तक के वाहनों को ये हमें दिखा सकता है अवतल दर्पण की तुलना में, इसलिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास में गोलीय दर्पणों के उपयोग। अब हम देखते हैं आर व एफ के मध्य संबंध। आर व एफ के मध्य संबंध। देखिए अब ये दो प्रकार के दर्पणों के लिए आपको पढ़ना है आर और एफ के मध्य संबंध। दोनों दर्पणों के लिए हम पढ़ लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। आपकी बुक में केवल और केवल ये अवतल दर्पण के लिए दिया गया है। मैं आपको दोनों विधियों से आपको ये बता रहा हूं। हम लोग देखते हैं आर और एफ के मध्य संबंध। पहला, अवतल दर्पण के लिए, देखिए महत्वपूर्ण है ये। अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें, अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जैसे हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और ये इस अवतल दर्पण के लिए हमने मुख्य अक्ष ले ली। यहां हो गया हमारे पास में ध्रुव, ये है मुख्य फोकस F और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा, अब देखिए यहां से आपने बोला था ये जैसे आपतन बिंदु हो गया A और हमने कहा था कि आपतन बिंदु जो है इसे इस वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा ध्रुव होती है। तो ये हो गया हमारे पास में आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव हो गई, तो ये रेखा हो गई ध्रुव। अब यहाँ आप देखिए आपतन बिंदु A है, इसको इस वक्रता केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा, सॉरी ध्रुव नहीं, अभिलंब होती है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है और ये जो आपतन बिंदु है A, इस आपतन बिंदु A को हमने वक्रता केंद्र से मिला दिया और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो ये रेखा है ये अभिलंब होगी। यहाँ पे आप देखिए ये हो गया हमारे पास में आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के मध्य कोण हो गया आपतन कोण और ये है हमारे पास में परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो इनके मध्य का जो कोण हो गया ये परावर्तन कोण है और परावर्तन के नियम के अनुसार हमने कहा था कि ये दोनों के दोनों कोण परस्पर समान होते हैं। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब यहाँ देखिए आप ये कोण और ये कोण जेड की आकृति में बन रहे हैं, एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण है, तो इसका मतलब ये दोनों समान होंगे, तो ये कोण भी हो गया थीटा। अब आगे अगर हम देखें इस पूरे कोण को, आप देखिए ये पूरा कोण जो ये भी जेड की आकृति में बन रहा है, ये पूरा कोण अगर 2 थीटा है तो ये वाला भी हमारे पास कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब आप इस पर एक लंब डाल दीजिए और ये हो गया बिंदु B। देखिए आप एक बात ये देखना, अगर आप अब हम चूंकि पृथ्वी वक्रित होती है, पृथ्वी गोल होती है, लेकिन फिर भी हमें पृथ्वी जो है वो समतल प्रतीत होती है। उसका क्या कारण है?
पृथ्वी हमें समतल प्रतीत होती है क्योंकि हम पृथ्वी के छोटे से भाग को देख पाते हैं, जबकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो अगर आप किसी बहुत बड़ी आकृति के छोटे से भाग को देखेंगे तो आपको समतल प्रतीत होगी। ऐसे इस उत्तल दर्पण में आपको ये एपी जो ये छोटा सा भाग है, अगर आप इस छोटे से भाग को देखते हैं तो ये एपी आपको, ये छोटा सा भाग आपको समतल प्रतीत होगा। समतल प्रतीत होगा, देखिए ये वक्रित है, और अगर ये समतल प्रतीत होगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, मतलब ये जो बिंदु P है ये इस B के आसपास ही आ जाएगा लगभग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बिंदु B है वो B के संपाती है। बिंदु B और P परस्पर संपाती बिंदु है। तो आप चाहे किसी दूरी को B से देख लीजिए चाहे P से देख लीजिए, एक ही बात है। अब ये मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है ये होगी फोकस दूरी F, और C व P के मध्य की जो दूरी है ये होगी हमारे पास में R। अब यहां से अगर हम देखें इस संबंध के बारे में, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि बिंदु P व B परस्पर संपाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABF और एक ABC। तो ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें अगर हम देखें तो इससे tan थीटा के आप मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर हमारे पास में हो जाएगा AB और बट्टा BC, लंब बट्टा आधार, और AB बट्टा, अब आप देखिए ये बिंदु B और P संपाती हैं, तो चाहे इस दूरी को B से नाप लो चाहे P से नाप लो, एक ही बात है। तो BC जो है इसको आप PC भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास में PC। और जो दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है ABF, इसमें अगर हम देखें तो ये कोण है 2 थीटा, इसके लिए हम गणना करें tan 2 थीटा बराबर आ जाएगा AB बट्टा BF और AB बट्टा BF। बिंदु B और P संपाती हैं तो B की जगह हमने P लिख दिया, तो PF आ गया ये। अब हमें यहाँ पे पता है कि यदि थीटा अत्यल्प है, बहुत कम है, यदि थीटा अत्यल्प है या बहुत कम है तो उस स्थिति में tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, और tan 2 थीटा जो है ये लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा। तो इसलिए इन दोनों में हम मान लेते हैं tan थीटा लगभग बराबर हुआ थीटा के, तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास में AB बट्टा PC, हाँ PC, या फिर और यहां से tan 2 थीटा किसके बराबर हो गया 2 थीटा के, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा AB बट्टा PF के। 2 थीटा बराबर आ गया AB बट्टा PF के, तो 2 इंटू थीटा, थीटा का मान आपने ऊपर प्राप्त किया तो जो हमने यहाँ लिख दिया AB बट्टा PC बराबर आ गया AB बट्टा PF। अब AB से AB कट गया तो हमारे पास में आ जाएगा 2 बट्टा PC बराबर 1 बट्टा PF। अब यहां से हो जाएगा 2 बट्टा PC, P और C के मध्य की दूरी R। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है दूरी, देखिए एक बात ये ध्यान रखिएगा, दर्पण के लिए अभी हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी, उसमें आपको पता चलेगा कि बाईं ओर की जितनी भी दूरियां, लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी माइनस में लेनी है, और राइट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी प्लस में लेनी है। ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां हैं या ऊंचाइयां हैं वो प्लस में लेनी है, और नीचे की ओर जो ऊंचाइयां हैं वो माइनस में लेनी है। मतलब अगर कोई आपको प्रतिबिंब सीधा, कोई प्रतिबिंब आपको दे रखा है वो सीधा सीधा बन रहा है, अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो ऊंचाई है वो आप प्लस में लोगे, ऊपर की ओर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आप प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, मतलब नीचे की ओर बन रहा है, तो आप उसकी जो ऊंचाई है उसको आप माइनस में लोगे, नीचे की ओर है तो माइनस में लोगे। तो 2 बट्टा PC हो गया R, लेकिन ये लेफ्ट साइड में बन रहा है बाईं ओर में, तो ये आ जाएगा माइनस में R। 1 बट्टा और PF ये बराबर है F के, फोकस दूरी, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में, इसलिए ये भी माइनस में हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस कर दिया हमारे पास में, R को वज्र गुणा किया तो R बराबर हमारे पास में आ जाएगा 2F। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है, या फिर F बराबर आ जाएगा हमारे पास में R बट्टा 2।
ये आ जाएगा हमारे पास में आर और एफ में संबंध। ये तो था अवतल दर्पण के लिए, और ये आपकी किताब में दिया गया संबंध है। अवतल दर्पण के लिए आपकी किताब में संबंध दे रखा है। अब हमें ये संबंध देखना है उत्तल दर्पण के लिए। देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी हम यही संबंध देखते हैं, आर और एफ में संबंध यही प्राप्त होगा। चित्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, बाकी प्रारूप ऐसा कैसा ही है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए हम ये संबंध देखना चाह रहे हैं। देखिए आगे, जैसे ये हमें कोई उत्तल दर्पण दिया गया है, और ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया ध्रुव P, ये हमारे पास में मुख्य फोकस F, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। और ये हो गया आपतन बिंदु A, और आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से अगर हम कोई मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं ये, तो ये रेखा किसको दर्शाती है? अविलंब को दर्शाती है। तो ये हो जाएगा अविलंब। अगर ये अविलंब है तो ये आपतित किरण और ये अविलंब के मध्य का कोण हो गया आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य का कोण हो गया परावर्तन कोण। और परावर्तन के नियम के अनुसार ये दोनों कोण परस्पर समान होते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अब ये कोण थीटा है तो ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण भी कितना हो गया? थीटा। इस किरण को आप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाइए, ये कोण थीटा है तो ये भी हमारे पास में हो गया थीटा। अब ये देखिए जेड की आकृति के कोण है, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। और ऐसे ही ये भी जेड की आकृति का कोण है, ये पूरा कोण 2 थीटा है तो ये भी हो गया 2 थीटा। अब इससे आप इस पे लंब डाल दीजिए, और ये हो गया बिंदु बी। तो बिंदु बी और पी परस्पर संपाती होंगे। अब यहाँ पे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक बन रहा है ए बी एफ। तो जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें अगर हम देखें tan थीटा आएगा हमारे पास में, tan थीटा बराबर आ जाएगा ए बी बट्टा बी सी, या फिर ए बी बट्टा बी की जगह पी भी लिख सकते हैं तो पी सी। तो त्रिभुज है ए बी एफ, इसमें अगर हम देखें तो tan यहाँ पे कौन है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में ए बी बट्टा बी एफ, या फिर ए बी बट्टा बी की जगह मिल दिया पी एफ। अब अगर थीटा बहुत कम होगा तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के, और tan 2 थीटा लगभग बराबर होगा 2 थीटा के। तो यहां से अगर हम देखें, अगर थीटा बहुत कम है तो थीटा लगभग बराबर हो जाएगा, tan थीटा लगभग बराबर आ जाएगा थीटा के, वह tan 2 थीटा लगभग बराबर होगा 2 थीटा के। तो अगर tan थीटा थीटा के बराबर, तो यहाँ पे आप थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में ए बी बट्टा पी सी, और 2 थीटा इस दूसरे समीकरण से 2 थीटा बराबर आ जाएगा ए बी बट्टा पी एफ। 2 थीटा बराबर आ गया ए बी बट्टा पी एफ। तो 2 इंटू थीटा का मान आप ऊपर से लिख दीजिए, ए बी बट्टा पी सी बराबर आ गया ए बी बट्टा पी एफ। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो 2 बट्टा पी सी बराबर आ जाएगा 1 बट्टा पी एफ, 2 बट्टा पी सी। पी और सी के मध्य की दूरी कैपिटल आर है वक्रता त्रिज्या, और पी और एफ के मध्य की दूरी होगी एफ फोकस दूरी। अब यहाँ पे आप देखिए पी सी कैपिटल आर, लेकिन ये राइट साइड में बन रही है दूरी, तो राइट साइड में प्राप्त होने वाली जो दूरी है प्लस में होगी, तो प्लस में आर हो गया बराबर 1 बट्टा पी एफ।